वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का 16th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग केसीएल, इट मींस बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है, ये सर्किट में यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है। देखो ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है करंट फाइंड आउट करने के लिए आप ओम्स लॉ का यूज करेंगे, है ना। वैसे तो यहाँ केसीएल का यूज करना है, लेकिन करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको जो ओम्स लॉ का यूज करना है वो फार्मूला करंट आई इक्वल टू होता है V बाय R। ये करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अगर आपको 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज वो आपको यहां लिखना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस यानी 10 वो आपको यहां लिखना है, सॉल्व करना है, करंट मिलेगा, प्रॉब्लम कंप्लीट। लेकिन अब आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 वो तो हमें पता है, R का वैल्यू हमें पता है, R है 10, ओके। लेकिन V यानी वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम वो पता है क्या? नहीं। जब तक आपको वोल्टेज नहीं पता चलता, मतलब जब तक आप इसके अक्रॉस का वोल्टेज नहीं पता करते तब तक आप इसमें से फ्लो होने वाला करंट नहीं निकाल सकते। तो चलो सबसे पहले हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे और वो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे केसीएल यानी नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करो कितने नोड है। तो यहाँ पे हमें 2 नोड दिखाई दे रहे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 नोड दिखाई दे रहे। देखो नोड, ये देखो नोड, ये एक नोड ऊपर है और ये एक नोड नीचे है। नोड क्या होता है? नोड एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती है, वो जंक्शन नोड को, वो जंक्शन पॉइंट को नोड कहते हैं। तो यहाँ ऊपर एक नोड है, नीचे एक नोड है। ऊपर का जो नोड है उसको हम कहेंगे नोड ए, नीचे का जो नोड है उसको हम कहेंगे नोड बी। जो नीचे का नोड है उसको जनरली अर्थ करना होता है। तो चलो इसको जनरली अर्थ अगर करना है तो इसको हम अर्थिंग से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो हमने नोड बी को अर्थ से कनेक्ट किया है। इससे क्या होगा? इससे ये नोड बी के अक्रॉस का पोटेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है ना। नोड बी के अक्रॉस का पोटेंशियल 0 क्योंकि हमने उसको अर्थ किया है। हमेशा ग्राउंड पे एक आपको नोड कंसिडर करना होता है जिसको अर्थ करना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो ऊपर नोड है ए, वो नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज हम इसको कहेंगे VA। क्या कहेंगे? VA यानी वोल्टेज अक्रॉस नोड ए। नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज जो हमें फाइंड आउट करना है। नोड बी के अक्रॉस का वोल्टेज तो अभी हमने कहा 0। नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज हमें बस फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग केसीएल। तो अगर आप यहाँ केसीएल अप्लाई करेंगे यानी नोडल एनालिसिस अगर अप्लाई करेंगे तो क्या करना होता है? केसीएल में जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन आपको शो करना होता है। तो देखो नोड ए पे कितने ब्रांचेस लगी है? नोड ए पे 3 ब्रांचेस लगी है, इधर एक ब्रांच, इधर एक ब्रांच, इधर एक ब्रांच। तीनों ब्रांच में करंट का डायरेक्शन ले लो, ठीक है। तो चलो हम तीनों यहाँ पे ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन, एक मिनट, तीनों ब्रांचेस में हम करंट का डायरेक्शन ले लेंगे। ये एक करंट का डायरेक्शन लिए, इधर एक करंट का डायरेक्शन ले लेंगे और इधर एक करंट का डायरेक्शन ले लेंगे। ये देखो हमने क्या किए, इस तरह से करंट का डायरेक्शन ले लिए। अब ये करंट का डायरेक्शन कैसे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि हमने जो करंट का डायरेक्शन लिए वो आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए लिए। देखो नोड ए से आउटवर्ड, नोड ए से बाहर जा रहे हैं, है ना। कोई कहेगा कि नोड ए से आउटवर्ड हमने क्यों लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आउटवर्ड लो या इनवर्ड लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आउटवर्ड लेके सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, आप इनवर्ड लेके सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। आप अगर मिक्स करोगे एक आउटवर्ड एक इनवर्ड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही जाता है। इसके पहले के भी हर एक वीडियो में हमने ये बात बताए थे, ठीक है। तो हमने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिए, ठीक है। अब ये करंट्स को हम नाम दे देंगे, इसको हम कहेंगे I1। चलो हम एक काम करते हैं, हम आपको ये प्रॉब्लम 2 तरह से सॉल्व करके बताएंगे, 2 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, दोनों के थ्रू देखना एक ही आंसर आएगा। अभी हमने करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिया है ना, हम इसको मेथड 1 लेंगे। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करंट्स इनवर्ट कर लेंगे, एक आउटवर्ड करेंगे, तब भी देखना आंसर सेम आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये करंट को हमने नाम दे दिया I1, ये करंट को नाम दे दो I2 और ये करंट को नाम दे दो I3, ठीक है। I3 जो है वो 10 ओम में से फ्लो हो रहा है, यही I3 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो I1 I2 I3 लिए नोड ए पे। चलो वो नोड ए पे केसीएल अप्लाई करना है तो हम यहां लिख लेंगे अप्लाई केसीएल। जरा ध्यान से देखना हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड ए, एट नोड ए, और ये मेथड 1 है तो हम यहां लिख लेंगे फर्स्ट मेथड।
फर्स्ट मेथड, दो मेथड से सॉल्व करके बताने वाले हैं। मेथड 1 में हमने करंट का डायरेक्शन तीनों के तीनों आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए, अवे फ्रॉम द नोड ए, लिविंग फ्रॉम द नोड ए, ऐसा लिए। ठीक है, चलो अब हम सेकंड मेथड में क्या करेंगे वो हम आगे बताएंगे। अभी हम पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा है अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो नोड ए पे अगर आपको केसीएल अप्लाई करना है तो कुछ नहीं, नोड ए पे जितने भी करंट्स आपने लिए हैं I1 I2 I3 उनका समेशन करो, उनका समेशन करो। I1 I2 I3 तीनों का समेशन करने के लिए एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है, देखो यहां लिख के देते हैं, जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको निगेटिव में लिया जाएगा और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव में लिया जाएगा। आपको समेशन करते समय I1 I2 I3 का समेशन करते समय यह जरूर चेक करना है कि वो करंट नोड पे एंटर कर रहे हैं या नोड से लीव कर रहे हैं। तो हमने यहां देखा है I1 I2 I3 तीनों नोड से लीव कर रहे हैं। तीनों अगर नोड से लीव कर रहे हैं इसका मतलब तीनों की तीनों क्या आएंगे, तीनों की तीनों पॉजिटिव में आएंगे, ये कंफर्म है। तो समेशन हम यहां कर रहे हैं। तो देखो समेशन में यहां क्या लिख रहे हैं, समेशन में I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का समेशन, तीनों के सामने प्लस है। क्यों तीनों के सामने प्लस क्यों है? क्योंकि तीनों नोड से लीव कर रहे हैं, तीनों नोड से बाहर जा रहे हैं। जो लीव करना है उसको हमें पॉजिटिव में लेना है, इसलिए। अब किसी के मन में आएगा सर यही रूल लेके सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं, अगर आप चाहे तो इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है। उल्टा मतलब अगर आप चाहे तो जो एंटर कर रहे हैं उसको आप पॉजिटिव में ले लो, जो लीव कर रहे हैं उसको निगेटिव में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लीव करने वाले निगेटिव में लिए तो उससे क्या होगा, ये तीनों के तीनों माइनस हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा, फाइनल आंसर भी सेम ही आता है। ठीक है, चलो अभी एक कोई ना कोई वे से सॉल्व करना है, इसलिए हम ये मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के भी सभी वीडियोस में हमने यही मेथड अप्लाई किए थे। ठीक है, अब देखो हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखे। अब क्या करो, ये तीनों करंट्स को V बाय R के फॉर्म में लिखो, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है V बाय R। हमने यहां लिखा के दिए, देखो करंट I इक्वल टू V बाय R। तो ये तीनों करंट I1 I2 I3 को V बाय R के फॉर्म में लिखो। सबसे पहले I1 को लिखो V बाय R के फॉर्म में। तो I1 देखो कहां से कहां जा रहा है, ये जो I1 है ये नोड A से ये इधर जा रहा है। देखो ये ब्रांच में इधर के वोल्टेज सोर्स की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है 20 वोल्ट, है ना। इसका मतलब ये I1 VA से 20 वोल्ट की तरफ जा रहा है। आपको पता होना चाहिए करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अभी यहाँ करंट I1 VA से 20 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब VA हो गया हायर पोटेंशियल, 20 हो गया लोअर पोटेंशियल। सो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करो, ठीक है। और उसके बीच में क्या रेजिस्टेंस है, 1 ओम। इसका मतलब हम इसको V बाय R के फॉर्म में लिख रहे हैं, VA माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1। ये देखिए प्लस, तो हमने I1 को फाइनली V बाय R के फॉर्म में लिख दिए। देखो न्यूमरेटर में पूरा V है और डिनोमिनेटर में R यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसलिए। ठीक है, चलो अगर आपको कोई डाउट था I1 में, चलो I2 में क्लियर हो जाएगा। I2 की अगर बात करें तो देखो I2 कहां से कहां जा रहा है। जो I2 है वो फिर से नोड A से इधर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब VA हो गया हायर पोटेंशियल, 50 हो गया लोअर पोटेंशियल, तो वोल्टेज हो जाएगा VA माइनस 50। तो हम यहां लिख लेंगे न्यूमरेटर में VA माइनस 50, ये हो गया वोल्टेज। और उसके बीच में रेजिस्टेंस क्या है, 2, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखो 2। तो हमने देखो इसको भी V बाय R के फॉर्म में लिख दिए। देखो न्यूमरेटर में वोल्टेज है और डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस है, V बाय R के फॉर्म में लिख दिए। चलो अभी भी अगर डाउट है तो चलो I3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं I3 के बारे में क्या लिखेंगे। प्लस देखो I3 कहां से कहां जा रहा है, जो I3 है वो नोड A से इधर से ऐसे इधर जा रहा है। देखो नोड B की तरफ जा रहा है वो, जरा ध्यान दो I3 की तरफ। I3 यहां से जाएगा इधर, देखो I3 जो है वो नोड B की तरफ जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, I3 यहां से निकल के नोड B की तरफ जा रहा है और नोड B के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है, नोड B के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, 0। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमने इसको अर्थ किया है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0। इसका मतलब यह है कि हायर पोटेंशियल हो गया VA और लोअर पोटेंशियल हो गया VB। हायर पोटेंशियल VA, लोअर पोटेंशियल VB। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल यानी VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। माइनस 0 क्यों, क्योंकि VB यानी वोल्टेज अक्रॉस नोड B 0 है, इसलिए 0। VA माइनस 0 बाय 10 इक्वल टू 0। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे बनी, जो स्टूडेंट को ये समझ में आ गया, समझ लो उसको KCL के प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे ये इक्वेशन बना ली। अब आप देख सकते हैं पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है, ओनली VA अननोन है। इसको बस स्टेप वाइज सॉल्व करो, आपको VA मिल जाएगा। और एक बार आपको VA मिल गया, वही VA आपको यहां पुट करना है, V बाय R करना है, करंट मिल जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त।
ठीक है। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे VA कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो ये पूरा इक्वेशन विदाउट ब्रैकेट लिखो, इसको स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा VA -20 प्लस VA/2 -25 प्लस VA/10 -0, ठीक है ना, VA/10 ओनली है ना, इक्वल टू 0 इस तरह से। तो ये यहाँ पे VA कॉमन ले लो, तो VA अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है +1/2 और यहाँ पे है +1/10, और जो कांस्टेंट टर्म है उस वो 20 और 25 ये हो गया 45, उधर शिफ्ट करो प्लस में 45, ठीक है। और अब यहाँ पे इनको सॉल्व करो तो VA तो ये क्या रहेगा, ये 1 + 1/2 यानी 0.5, 1/10 यानी 0.1, ठीक है, 0.1 = 45। ओके और अब यहाँ पे ये क्या होगा, 0.6, ये 0.6 और ये 1.6, सो VA इंटू 1.6 = 45। अब बस 45 को 1.6 से डिवाइड करो तो आपको VA मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए, और अगर अलाउड नहीं है तो फिर आपको मैनुअली सॉल्व करना चाहिए। तो ये आ चुका है 28.125 कैलकुलेटर अलाउड है तो ही आप कैलसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, नहीं तो आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमने VA वोल्टेज अक्रॉस नोड ए फाइंड आउट कर लिए हैं। तो 28.125 इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट नोड ए, नोड ए के अक्रॉस का वोल्टेज हमें मिल चुका है। अब यही वोल्टेज का यूज करके करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, तो आप यहां देख सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, देखो करंट क्या है I3, 10 ओम में से जा रहा है I3, और I3 के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखे थे, I3 के लिए हमने यहाँ पे लिखे थे VA -0/10, इसका मतलब इनडायरेक्टली VA/10 मतलब आपको बस ये VA का वैल्यू यहाँ ऐसे रिलेशन में पुट करना है, मतलब V/R के फॉर्म में पुट करना है ऐसे, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये रहने देते हैं क्योंकि आगे हमें सेकंड मेथड से सॉल्व करना है तो वहाँ पे हमें यूजफुल रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज, सो हम यहाँ लिख लेंगे I3, करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज I3 इज VA/10 यानी 28.125 डिवाइडेड बाय 10, सो करंट I3 ये हो जाएगा दैट इज 2.8125 एम्पियर इज द करंट। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस मिल चुका है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, जैसा हमने आपको कहा था कि हम आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बताएंगे। चलो अब आपको सेकंड मेथड से बताते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, करंट का डायरेक्शन हमें चेंज करना है, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड मेथड में जब हम जाएंगे ना, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज करने से बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, बस 2 स्टेप में हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ 2 स्टेप चेंज होने वाली है। कौन सी, चलो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे सेकंड मेथड से हम सॉल्व करके यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड मेथड, ठीक है। और सेकंड मेथड में क्या यहाँ पे चेंज होने वाला है, तो ये 2 जो स्टेटमेंट्स है, ये जो 2 इक्वेशन है, ये 2 स्टेप्स यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नई स्टेप्स आ जाएंगी, और अब देखो यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। ये जो करंट I1 हमने आउटवर्ड लिए थे उसको हम क्या करेंगे, इनवर्ड लेंगे। एक मिनट, उसको हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ इसको प्रॉपर्ली सेट करने दो, यस। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्ड लेंगे। तो I1 इसके पहले आउटवर्ड था, अब यहाँ पे इनवर्ड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना आंसर देखना सेम आएगा। ये देखो डायरेक्शन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, I3 का डायरेक्शन वही रखते हैं, आप चाहे तो I3 भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने I3 को वही रखे, बस I1 I2 को चेंज करें। अब देखो, अब ये चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमने कंसिडरेशन बताए थे समेशन करने के लिए, जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको निगेटिव में लेना है और लीव करने वाले पॉजिटिव। इसके पहले तीनों करंट्स I1 I2 I3 नोड से लीव कर रहे थे, इसलिए तीनों पॉजिटिव में थे, लेकिन इस बार I1 और I2 2 एंटर कर रहे हैं नोड पे और 1 लीव कर रहा है, मतलब एंटर जो कर रहा है वो निगेटिव में आएगा, यानी I1 I2 निगेटिव में लेंगे और I3 जो लीव कर रहा है वो पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे, देखो सेकंड मेथड अप्लाई KCL एट नोड ए, ये सेम रहेगा। तो हम यहां लिख लेंगे -I1 -I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में I1 I2 हमने निगेटिव में लिखे, क्यों लिखे समझ में आया ना, वो इसीलिए क्योंकि I1 I2 नोड पे एंटर कर रहे हैं, इसलिए वो निगेटिव में आए बाय यूजिंग दिस रूल, ओके।
तो हमने इक्वेशन लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, इसके पहले नेक्स्ट स्टेप में हमें v बाय आर के फॉर्म में सेट करना था। तो चलो i1 i2 i3 को अब फिर से v बाय आर के फॉर्म में सेट करते हैं। i3 तो वही रहेगा, i3 जो है वो va से अर्थ की तरफ जा रहा है, नोड b की तरफ। तो हम यहाँ पे i3 के लिए सेम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि va माइनस 0/10, ये i3 के लिए सेम रहेगा। i3 के लिए हमने लिख दिए, बस i1 i2 के लिए देखते हैं क्या आएगा। तो i1 i2 के लिए सबसे पहले i1 के लिए, तो देखो i1 कहां से कहां जा रहा है। i1 जो है इसके पहले मेथड 1 में नोड a से वोल्टेज सोर्स की तरफ जा रहा था, अब उल्टा है। इस बार i1 वोल्टेज सोर्स से नोड a की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है ये वोल्टेज हो गया हायर पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया लोअर पोटेंशियल। मतलब हम लिख लेंगे 20 माइनस va/1। इसके पहले क्या था, इसके पहले था va माइनस 20 ऐसा था, लेकिन इस बार उल्टा है 20 माइनस va। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट के बाहर रखो और यहां पे लिख लो 20 माइनस va/1 ब्रैकेट पूरा। अब ये माइनस i2 के लिए लिखो, i2 देखो कहां से कहां जा रहा है। i2 जो है वो ये वोल्टेज सोर्स से नोड a की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। 50 माइनस va/2, तो हम यहां लिख लेंगे 50 माइनस va/2। ये देखिए फाइनली हमने ऐसा स्टेटमेंट में लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं हमने यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से सुनो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइनस का यूज यहां प्रॉपर नहीं किए तो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो नीचे की सब कुछ स्टेप्स एज इट इज रहेंगी। ठीक है, कैसे, तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर आप ये ब्रैकेट्स को हटा देंगे, सभी ब्रैकेट्स को हटा देंगे और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही स्टेटमेंट आएगा ना। देखो माइनस इंटू 20 करो तो ये हो जाएगा -20, देखो ये वाला। फिर माइनस इंटू माइनस va करो, माइनस इंटू माइनस va हो जाएगा प्लस va, मतलब ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये -50, ये देखो -50/2 करो तो -25, मतलब ये वाला। उसके बाद माइनस ऑफ माइनस va, तो माइनस माइनस प्लस va/2, मतलब ये वाला। ठीक है, और उसके बाद इसका रिजल्ट ये वाला, ये देखिए है ना। हमने कहा था ना कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम इक्वेशन बनेगा, तो देखो सेम इक्वेशन बना। और इसके बाद क्या किए थे आपको पता है, और इस तरह से आप आसानी से दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेकंड मेथड भी समझ में आ गई होंगी। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं ना, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड लो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि आप वोल्टेज सोर्स का प्लस माइनस देखो, उनके करंट्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करंट इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा तय करो, वो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि आंसर एक ही आने वाला है, बस आपकी सॉल्व करने की टेक्निक सही होनी चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ यानी ही नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 16। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। इसके पहले जो हमने 15 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।